हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों इसके पहले हम लोग ईवीएस की एक क्लास ले चुके हैं। उस क्लास में दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 3 का और क्लास 4 का कुछ हम लोग एनसीईआरटी वन लिनियर सॉल्व किए थे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रश्न जो है वन लिनियर है और ये वन लिनियर विथ इमेज के साथ। और दोस्तों ये जो वन लिनियर है आपके रिवीजन के लिए और आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी सब दोस्तों जैसे ही हम लोग ये वन लिनियर खत्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगर आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। इसके पहले दोस्तों एक वीडियो हम लोग एनसीईआरटी वन लिनियर का ले लिए हैं जो कि रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसके अलावा ये दूसरी वीडियो है, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या जो आई बटन में या प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हमारे टीचर तक के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए अगर दोस्तों सर्च बॉक्स में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, टीचर तक 24 करके सर्च कर लेंगे, जिससे कि आपको सर्च में आ जाएगा और जो है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी सब दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस इंपॉर्टेंट सीरीज का हम लोग आज जो है कि दूसरा वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और जो है कि हम लोग हाथी से रिलेटेड प्रश्न जो है कि कर लिए थे और हाथी के झुंडों से रिलेटेड प्रश्न हमको करना है। तो आज जो है कि फिर शुरू से हाथी से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं और कर लेते हैं। ये है दोस्तों हाथी का झुंड और ये है आपका हाथी के बारे में। तो हाथी के बारे में जो है कि उस दिन का वीडियो हो गया था, आज फिर जो है कि इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और बाकी सब हाथियों के झुंड से जो प्रश्न आते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, क्या तुम हाथी के बारे में जानते हो या तुम जानते हो कि हाथी जो है कि क्या करती है और कैसे रहती है और किस तरह के हाथी का व्यवहार होता है, सारा जो है कि हाथी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो देखेंगे कि एक बड़ा हाथी जो है दोस्तों एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एकदम हूबहू दोस्तों सवाल में आपके ए और बी और सी करके पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है, अगर पूछ देगा एग्जाम में कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना किलो खा लेता है, तो 100 केजी खाता है और वो पत्ते और झाड़ियां खाता है। उसके साथ हाथी जो होते हैं दोस्तों बहुत ही कम आराम करते हैं। एज इट इज जैसे ही ये पूरा ये फैक्ट है उस तरफ फैक्ट को आप याद करेंगे कि हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, यानी उनको कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद आता है। ठीक है, जैसा कि इधर देख रहे हैं, इधर जो है कि कीचड़ में पानी में हाथी क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। इसको शरीर को इसकी ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। देखिए जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं दोस्तों, जब ज्यादा गर्मी लगती है तो कान को हिला करके वो हवा भी करते हैं। और इनको कीचड़ वगैरह में खेलना अच्छा लगता है और एक दिन में लगभग 100 केजी तक पत्ते और झाड़ियां ये लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हाथी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है। और इसके बाद झुंडों से भी प्रश्न आते हैं, हाथी के झुंड से। तो अब चलेंगे हाथी के झुंडों से, देखेंगे हाथी के झुंड से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये जैसे ही दोस्तों आपको बता दें, जैसे हुब टू हुब जैसे ही है सारे पेपर में इसी तरह आपसे पूछे जाएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए हाथी का झुंड है, झुंडों से कैसे प्रश्न बनते हैं। हाथी को झुंड में हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। देखो जो हाथी का झुंड होता है, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। ठीक है, केवल यानी कहने का मतलब केवल मादा हाथी और उसके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं साथ में। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों के परिवार में जिस प्रकार अगर हमारे दादाजी होते हैं तो सबसे जो फैसले लेने होते हैं हमारे दादाजी लेते हैं, उसी प्रकार इनके झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस झुंड का मालिक होती है और नेता भी होती है। और जितने सारे फैसले लेने होते हैं वही हाथी लेती है, जो सबसे बुजुर्ग होती है। एक हाथी का झुंड जो होता है दोस्तों 10 से 12 हथनी और उसके बच्चे होते हैं। उनका झुंड कितना होता है, 10 से 12 हथनी का और बच्चों का झुंड होता है। और 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। देखिए जो 14 से 15 वर्ष का समय होता है उसी समय में जो बच्चे होते हैं उसके झुंड में रहते हैं। बाकी सब उसके बाद जब उनकी एज बढ़ जाती है तो वो झुंड से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिर उससे जो है कि कम उम्र के बच्चे 10 से 12 हाथी और हथनी और उसके बच्चे साथ में खेलते हैं, रहते हैं और जाते भी हैं कहीं पे। हाथी परेशानी आने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कोई हाथी है दोस्तों, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये हथनी जो होती है वो सभी की हेल्प करती है, और बाकी सब जो हाथी होते हैं वो भी सभी के हेल्प करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग में अगर एक इंसान है, एक इंसान की दोस्तों हेल्प नहीं करता है, लेकिन जानवर कहीं इंसान से अब बेहतर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला जो है कि टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं खेजडली के बारे में। दोस्तों खेजडली से ब्रिज से जो है कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और सभी प्रश्न जो है कि दोस्तों इंपॉर्टेंट ही हैं, जितने सारे वन लिनियर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो पुरानी एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सब समय मिलेगा तो जो इंपॉर्टेंट नए प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों, राजस्थान जो है, राजस्थान के जोधपुर जिले में एक खेजडली गांव है। ठीक है, और खेजडली गांव के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। राजस्थान के इस खेजडली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजडली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। देखिए दोस्तों, एक खेजडली गांव है, वहां एक ब्रिज हुआ करता है, खेजड़ी ब्रिज। अभी भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में उस गांव में ये ब्रिज देखने को मिलते हैं। जब 300 साल कुछ पहले अगर आप जाएंगे तो वहां के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, क्यों चिपक गए थे दोस्तों? क्योंकि वहां का एक राजा थे, और वो राजा जो है कि उन सब पेड़ों के लकड़ियों को कटवा करके कुछ बनवाना, उन लकड़ियां जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, उसमें कीड़े नहीं लगते थे। तो वहां के राजा क्या करते थे कि आदेश दे दिए और उस इलाके की ब्रिज को काटने के लिए। तो वहां के लोग ब्रिज प्रेमी थे, पर्यावरणीय प्रेमी अभी भी माने जाते हैं। तो वो लोग क्या किए, 300 साल पहले पेड़ों से जाकर के चिपक गए। और आज भी दोस्तों 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो आज भी दोस्तों बिश्नोई समाज उसको कहा जाता है, और बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं। और आज भी वो इलाका पूरा हरा भरा दिखेगा, और वहां क्या होते हैं, जानवर खुले में घूमते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, कोई शिकार नहीं किया जाता है। और राजा ने भी इनकी प्रेमता को देख करके वहां के लोगों को आजाद कर दिया था, और बोला था, आदेश भी दिया था कि वहां जो है कि अभी कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रेम की भाव जो देखा गया था लोगों का पेड़ों के प्रति, बहुत ही सराहनीय लगा था राजा को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये अनीता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अनीता कुशवाहा, ये चमकता सितारा जिसे गर्ल स्टार कहा जाता है। और गर्ल स्टार यानी जो चमकता सितारा है उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो जो चमकते सितारे हैं उनको साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। तो अगर दोस्तों चमकता सितारा के बात किया जाए तो उन लड़कियों की कहानी इसमें बताई जाती है जो लोग स्कूल जाकर के अपनी जो है किस्मत बदली, इन्होंने कुछ अलग करके दिखाया अलग लड़कियों से। ठीक है, तो वो उनको चमकता सितारा के अंतर्गत एनसीईआरटी में शामिल किया गया। और उसके बाद दोस्तों अगर आरटीई पूछता है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब आया था? तो ये 2009 में आया था। और ये क्या कहता है दोस्तों? तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार जो है वो आरटीई 2009 में है। ठीक है, और ये दोस्तों सभी का अधिकार है, सभी को, जो गार्जियन है उनको भी अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको प्रारंभिक शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा है अगर चाहता है कि मुझे इस प्रारंभिक शिक्षा मिले, अगर मान लीजिए कोई वंचित करता है तो इसके प्रति कानून भी बनाए गए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जाकर के कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है उनको शिक्षा लेने का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, और ये मुजफ्फरनगर के लोचाहा गांव की कहानी है, और ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, और ये भी गर्ल स्टार अनीता की ही कहानी है। एक अनीता नाम की लड़की होती है, ये मधुमक्खी पालन करती हैं और मधुमक्खियों का कोर्स भी करती हैं पालन करने का, और उनसे रिलेटेड जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, और मधुमक्खियों के झुंड से भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लोचाहा गांव के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, इस इलाके में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या करते हैं? बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। देखिए, जो लोचाहा गांव है वहां के लोग, जो मुजफ्फरनगर बिहार में पड़ता है, और वहां लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, और लीची के पेड़ जो होते हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, उसके फूल जो होते हैं। ठीक है, और बाकी सब आगे चलते हैं। और यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं।
मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अगर आप भी दोस्तों अगर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो एक कोर्स करना पड़ता है और उसके अनुसार जो है कि आपको ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सामान भी मिलते हैं जिससे जो है कि आप इसका कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक आप याद रखेंगे अंडे देने का समय होता है। किनके? मधुमक्खियों का अंडे देने का बहुत ही अच्छा समय होता है और इस समय जो है कि बहुत सारे अंडे देती हैं। जब अंडे ज्यादा देंगी तो उससे बच्चे भी ज्यादा होंगे और मधुमक्खी का कारोबार भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय भी ये अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है क्योंकि इसी समय आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। देखिए एक जो कि बक्सा होता है मधुमक्खियों का, इधर देख रहे होंगे तो इधर जो है कि एक बक्सा है, अनीता जी आए जो है कि बक्से में मधुमक्खियों को डाल रही हैं और ये मधुमक्खी जो होते हैं एक बक्से से 10 किलो तक शहद निकाला जा सकता है और बहुत ही कीमती होते हैं। और शहदों का उपयोग आप लोग जानते हैं गाँव स्तर पे या मेडिकल स्तर पे भी जो है शहद का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और उसके फायदे के बारे में भी आपको पता होगा। तो इस तरह आप याद रखेंगे। लोचा गांव कहाँ है? आपका मुजफ्फरनगर बिहार में। और यहाँ जो है कि मधुमक्खी पालन किया जाता है और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं और फरवरी के माह में जो है कि लीची के फूल खिलते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के माह में मधुमक्खी पालन करने का अच्छा समय होता है। अब आगे चलते हैं। अब मधुमक्खियों के छत्तों से जो है कि रिलेटेड प्रश्न आते हैं और खूब पूछे जाते हैं। इधर उधर घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, विकल्प में पूछे जाते हैं, ABCD में पूछे जाते हैं, चाहे A और B में पूछे कर, कथन में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से रिलेटेड, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए अगर कहेगा कि नर मधुमक्खी अंडे देते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों रानी मधुमक्खियां होती हैं वही छत्ते का अंडा देती हैं और वो छत्ते की एक रानी मधुमक्खी होती है और वही अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। देखिए जो नर मधुमक्खी होते हैं दोस्तों एकदम आवारा होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता है, बस वो आराम करते हैं और उनके जिम्मे कोई काम नहीं होता है। तो वो पूछा जाता है नर मधुमक्खी शहद लगाते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते, नर मधुमक्खी कोई कार्य नहीं करते, ये ध्यान में रखेंगे। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं, यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस यही ढूंढती हैं और इन्हें हम लोग श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। देखिए जो मधुमक्खियां होती हैं वो दिन भर जो है कि काम करती रहती हैं। जैसे एक लेबर जो है कि दिन भर दोस्तों काम करता रहता है, उसी प्रकार मधुमक्खियां होती हैं और वो काम करने वाली मधुमक्खी होती हैं और शहद से फूल मतलब शहद बनाने के लिए जो फूल से रस लेके आती हैं उन्हीं का काम होता है और उन्हें हम लोग श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। और आगे देखेंगे, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, तो ये मधुमक्खियां भी दोस्तों एक प्रकार की इनकी भाषा होती है। जब कहीं फूल पे बैठती हैं और उनको रस मिल जाता है तो एक प्रकार का नाच करने लगती हैं। आप भी उस तरह का नाच करते हैं, उन लोगों को देखे होंगे कि अपने पंख फड़फड़ाने लगती हैं। उसके बाद दूसरे मधुमक्खियों को यह पता चल जाता है कि इस रस पे फूल है और सभी मधुमक्खियां आकर के वहां पे रस लेके जाती हैं। तो इस तरह का कुछ इनका व्यवहार भी होता है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। देखिए जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया श्रमिक मधुमक्खियां कौन होती हैं। तो जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं दोस्तों छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का होता है, यानी सबसे ज्यादा काम जो करती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। बच्चों का पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का होता है, काम करने वाली मधुमक्खियों का। यानी देखिए जो बच्चे को सेती हैं, चाहे बच्चों को देखभाल करती हैं, और इन्हीं का कार्य होता है किनका? श्रमिक मधुमक्खियों का। और कुछ मधुमक्खियां दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्य करती हैं, वो कहलाती हैं श्रमिक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों मडगांव में। एक मडगांव है जिसे यह गोवा में पड़ता है और गोवा के बारे में कुछ कहानी बताई जाती है। इसमें जो है कि कुछ बच्चे होते हैं और जो कि ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल की ही कुछ कहानियां इसमें शामिल की गई हैं। और उसमें बताया गया कि गोवा से केरल जाने पर रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं, तो 92 में सुरंग पड़ती हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। तो ये कहानी में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। और ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मलयालम पूछा जाता है कहाँ की बोली है, तो ये केरल में बोली जाती है। और कोंकणी दोस्तों पूछा जाता है कहाँ बोला जाता है, तो गोवा में। और मराठी कहाँ बोला जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। कन्नड़ जो होती है दोस्तों कर्नाटक में बोली जाती है। तो इतनी सारी भाषाएं जो है कि दोस्तों एनसीईआरटी में आपके इस चैप्टर में दिया जाता है, तो उसका जो है कि मैंने यहाँ पे दे दिया। बाकी सब आप जो है बाकी सब भी लिख सकते हैं, जितनी सारी बोलियां हैं चाहे जो भाषाएं हैं किस स्टेट में बोली जाती है। ठीक है,
तो इस तरह का आप उधर जो है कि याद कर सकते हैं, बाकी सब यहीं से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि दोस्तों सीटेट एक ऐसा पैटर्न देता है कि पैटर्न से अलग जो है कि प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमा दिए जाते हैं प्रश्न, लेकिन एनसीईआरटी से ही रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मलयालम में जो है माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमारी अगर मम्मी है, मम्मी की बड़ी बहन रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। आप भी कहते होंगे, हम भी कहते हैं, मौसी कहते हैं। लेकिन अगर वही मलयालम में बोला जाए तो बलियम्मा कहते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर मलयालम का एक शब्द सीख लेते हैं तो आप भी मौसी को अपनी बलियम्मा कह सकते हैं। ठीक है, और देखो माँ की माँ को यानी नानी को, माँ की माँ नानी हमारी होती है तो उसको मलयालम में अमुम्मा बोला जाता है। ठीक है, नानी को अमुम्मा बोला जाता है और मौसी को बलियम्मा बोला जाता है। केरल में पानी किसके इधर उधर जाने के लिए, यानी पानी के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए एक फेरी होती है। ठीक है, एक फेरी होती है दोस्तों, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार की फेरी है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसमें कुछ लोग जो है कि जाते हैं, जिस प्रकार हम लोग बसों से जाते हैं उस प्रकार पानी में इधर उधर जाने के लिए केरल में फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। और कोट्टायम, कोट्टायम अगर स्थान पूछा जाए कहाँ पे है तो वो केरल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कबड्डी से रिलेटेड जो है कि कुछ आते हैं उसको देख लेते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि छेड़ गुडू, हू तू तू, हा डूडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें किसमें निकाली जाती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कबड्डी कबड्डी, उसी प्रकार का जो है कि पूछा जाता है कि छेड़ गुडू, हू तू तू, हा डूडू, किटुटी, इस तरह के शब्द जो है कि कहाँ बोले जाते हैं, तो इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं वो कबड्डी में बोले जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कर्मण मल्लेश्वरी के बारे में। दोस्तों कर्मण मल्लेश्वरी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो चलिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्मण मल्लेश्वरी जी कौन थी? देखिए कर्मण मल्लेश्वरी जो दोस्तों आंध्र प्रदेश की है, पूछा जाता है। अगर यहीं पे दोस्तों अगर आपको दे दे केरल से हैं तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, बस ये याद रखेंगे कि कर्मण मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर यानी भार उत्तोलक है, ये भार उठाती हैं और इनके लिए जो है कि इनको जाना जाता है भार उत्तोलक के लिए। अब आगे देखते हैं, यह 12 वर्ष की उम्र से ही भार उठाने का प्रयास करने लगी थी। देखिए इनको दोस्तों भविष्य में वेट लिफ्टर बनना था, तो जब इनका बचपना था तो बचपन से ही, जब इनकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी, तभी से जो है कि भार उठाने का क्या करने लगी, प्रयास करने लगी थी। अब आगे देखते हैं, अब यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। यानी दोस्तों वर्तमान में इनका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है 130 किलो का, और 130 किलोग्राम तक ये वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्मण मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। पूछा जाता है कि कर्मण मल्लेश्वरी ने बाहर कितने मेडल जीते भारत से, तो वो 29 मेडल। और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे, और ये भी पूछा जाता है इनके पिताजी पुलिस में क्या थे, तो इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे और 29 मेडल इन्होंने जीता था। और पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। बाकी सब और खेलों के खिलाड़ियों की संख्या आप याद कर लीजिएगा। बाकी सब एनसीईआरटी में इतने ही प्रश्न दिए जाते हैं और इससे ज्यादा जो है कि आपसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे। तो ये है कर्मण मल्लेश्वरी जी, और ये जो है कि भारत की वेट लिफ्टर है, जो कि भार उठाती हैं। और ये भार उठाने का कार्य 12 वर्ष उम्र से करती, और ये 130 किलोग्राम तक आप उठा लेती हैं। 29 मेडल इन्होंने जीता था। इनके पिताजी हवलदार थे। खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ उत्तराखंड के बारे में बात की गई है दोस्तों। उत्तराखंड के बारे में अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी जो स्थित है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये प्रश्न 1 नंबर का आपका कहीं से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मधुबनी के बारे में। और मधुबनी में एक आर्ट प्रसिद्ध है, वो आर्ट है दोस्तों मधुबनी आर्ट। और ये मधुबनी आर्ट दोस्तों बहुत ही विकसित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं, मधुबनी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार एवं खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील भी प्रयोग किया जाता है, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि प्रयोग किए जाते हैं। इन चित्रों में जो इंसान के चित्र देखते हैं, जानवर के, पेड़ के, फूल के, पंछी के, मछलियों के और आदि जीव जंतु के साथ जो है कि चित्र को बनाया जाता है। तो दोस्तों मधुबनी आर्ट जो है, मधुबनी आर्ट को दोस्तों
बहुत ही प्रसिद्ध है और विश्व में प्रसिद्ध है। और मधुबनी आर्ट को जब बनाया जाता है तो ये क्या कहाँ बनाए जाते हैं, बिहार में। और मधुबनी जिला वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब कोई त्योहार होता है तो त्योहारों पे अपने घरों की दीवारों पे इस तरह की एक रंगोली या एक तरह की डिजाइन बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये डिजाइन जो बनाए जाते हैं ये पीसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंगों को मिला करके बनाया जाता है। और प्राकृतिक रंगों के अंतर्गत हम लोग हल्दी के रंग, नील के रंग, फूल के और पेड़ों से प्राप्त रंगों को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सब इन चित्रों में पूछा जाता है कि इनके चित्र होते हैं, तो जानवर के चित्र होते हैं, पेड़ के, फूल के और आदमियों के भी चित्र इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो ये मधुबनी आर्ट है। मधुबनी आर्ट अब जो है कि आप लोग याद कर लीजिएगा और बहुत ही प्रसिद्ध है मधुबनी आर्ट। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में बात की गई है। उत्तर प्रदेश में जो कचनार का फूल होता है और इस फूल की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। जैसे दोस्तों आप लोग आलू के, भिंडी के, उसके बाद बैगन वगैरह की सब्जियां खाते हैं, उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में कुछ जिले या इलाके ऐसे हैं जो विशेष जिले हैं, वहां पे दोस्तों कचनार के फूल की सब्जी बना करके खाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें केरल में, तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और कहीं कहीं दोस्तों तो केले की जो तना होता है उससे भी सब्जी बनाई जाती है। जैसा कि दोस्तों मैं हॉस्टल में रहता था कोलकाता में, तो वहाँ पे जो पतली पतली उसमें से पेड़ के तने होते हैं उससे भी दोस्तों सब्जी बना दिया जाता था और उसको भी खाया जाता था। ठीक है। तो इस तरह के जो कि अलग अलग जगह पे दोस्तों इस तरह के प्रसिद्ध हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक सहजन का फूल होता है और वहाँ के सहजन के फूल की पकौड़ी बनाई जाती है। हम लोग की तरफ जो सहजन है दोस्तों, उस सहजन के हम लोग जो फल होता है उसको खाते हैं, लेकिन वहां महाराष्ट्र में उसी सहजन के जो सफेद सफेद फूल होते हैं उन फूलों को पकौड़ी बना करके खाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। गुलदावरी जो है दोस्तों और जिनिया ऐसे जो है रंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। जो गुलदावरी है दोस्तों और जिनिया एक प्रकार का फूल है, उनसे जो रंग निकलते हैं उन रंगों से हम लोग कपड़े को क्या करते हैं, रंगते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इसे इत्र के लिए जाना जाता है और इसे दोस्तों हम लोग इत्र नगरी भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे इत्र नगरी कहा जाता है। और यहाँ पे सेंट बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा भी तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया इत्र नगरी है, तो यहाँ दोस्तों फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा भी बनाया जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां देखेंगे, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। जैसा कि दोस्तों अगर आपका मिट्टी का घर रहा होगा तो मिट्टी के घरों में देखते हैं माताएं क्या करती हैं, मिट्टी में क्या करती हैं, गोबर को मिला करके पूरे मिट्टी के घर को क्या करते हैं, लीपती हैं या पोतती हैं। तो इससे क्या होता है कि गोबर जो लगा देते हैं हम लोग, गोबर से कीड़ा नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों पिछले कई सदियों से लोग ऐसा करते आते हैं, तो आज भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब जो है कि घर दोस्तों मिट्टी के बहुत ही कम लोग पड़े हैं जिनके मिट्टी के घर आपको देखने को मिलते होंगे। अब देखते हैं, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां फ्रेम, लकड़ी का साचा पर बिछा दी जाती है। दोस्तों इसमें जो है एक बात होती है घर बनाने की, एक लड़की होती है, इसका घर बनाया जाता है। तो घर को बनाने के लिए जब छत डालने की बात होती है तो छत पे जो है कि नीम और कीकर की लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं और उसको बिछा करके ढाल बना करके छत बनाया जाता है। और इसमें इस लकड़ियों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कीड़े नहीं पड़ते। अब चलते हैं सोहाना गांव। सोहाना गांव के बारे में पूछा जाता है। तो सोहाना गांव जो है वो हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली से जाते हुए वहां गुड़गांव जो है कि पड़ता है रास्ते में। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। पानी को दोस्तों बहुत ही तरीके होते हैं, जैसे उसको प्योरीफाई कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जो साधन है वो गरीबों तक नहीं हो पाते हैं। तो एकदम आसान साधन है उसको कीड़ा मुक्त करना। सबसे पहले आप पानी को क्या कर लीजिए, गर्म कर लीजिए और आसानी से पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग वेलवनिका गांव के बारे में बात करते हैं और इसमें जो कि खेती से संबंधित कुछ जो कि प्रश्न इसमें दिए गए। तो वेलवनिका गांव है, यहाँ जो है कि ये कर्नाटक में पड़ता है और जुलाई के महीने में यहाँ पे जो कि प्याज उगाने का काम होता है। कहाँ पे, वेलवनिका गांव में। और जो प्याज उगाई जाती है दोस्तों, तो कुछ पौधे आप देखे होंगे, आपका भी कोई अगर सब्जी चाहे कोई ऐसा उगाते हैं फसल जिसमें आप उसको बोते नहीं है, तब भी वहां पे जो कुछ जो है कि पौधे उग जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो
सारा खाद पानी खतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो क्या होता है कि खरपतवार जितने आप खाद या पानी चाहे जो भी डालेंगे वो सारे पोषक तत्व तो खरपतवार ले लेते हैं और आपकी फसल जो है कि विकसित नहीं होगी। और जब हम लोग प्याज को बोते हैं तो प्याज को बोते समय जब समय पे प्याज हो जाता है तो उस प्याज को समय पे उखाड़ लेना चाहिए, चाहे खन लेना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा दिन तक अगर हम प्याज को अंदर छोड़ देंगे तो जमीन में ही प्याज क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग अपने खेत को कोड़ते हैं जिसे हम लोग कुदाल या फरसे का इस्तेमाल करते हैं, फावड़े का, उसी प्रकार दोस्तों उधर जो है खूंटी की मदद से की जाती है, खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा बेट होता है इसमें, जिसे हम लोग कुदाल कहते हैं, उससे मिट्टी को नरम किया जाता है। और कर्नाटक में हाशिया जो होता है दोस्तों उसको इल्गे कहते हैं। ये देखिए, ये हाशिया होता है कुछ इस तरह का, फिल्मों में भी आप देखे होंगे, हीरो लेकर के दौड़ता है काटने के लिए गुंडों को, चाहे गुंडे लेकर दौड़ते हैं हीरो को काटने के लिए, तो इसे हम लोग कहते हैं इल्गे। क्या कहते हैं, इसे इल्गे कहते हैं। और कर्नाटक में जो हल चलाए जाते हैं उसे कुरीगे कहते हैं। जैसे ये हल चल रहा है, किसान जो है कि हल चला रहे हैं, इसे हम लोग कुरीगे कहते हैं। तो 2-3 भाषाएं आप दोस्तों सीख लीजिए साउथ की भी, जैसे बली अम्मा हमने सीखा था, उसी प्रकार इल्गे और कुरीगे। घर पे जाइएगा और कहिएगा कि हमको इल्गे दे दीजिए, यानी एक हसिया दे दीजिए, तो घर वाले मारेंगे एक झापड़, बोलेंगे क्या है। ठीक है, अब देखेंगे गीजू भाई बधेका के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गीजू भाई जो बधेका है, गीजू भाई बधेका है, बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां बनाते हैं और ये मजेदार कहानी और किस्सों के लिए प्रसिद्ध है और ये पत्र भी लिखा करते हैं। तो गीजू भाई बधेका के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं और यहाँ जो है कि चिड़ियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन सी चिड़िया कैसी घोंसला बनाती है, कौन सी चिड़िया क्या करती है, और जितने एनसीईआरटी प्रश्न है उन सभी एनसीईआरटी प्रश्नों में इन चिड़ियों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और ये एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों मैं बता दूं फिर जो है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सब अगर दोस्तों आपको सीडीपी की भी क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर के सीडीपी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं चिड़ियों के बारे में। यहाँ हम जानेंगे किलचड़ी चिड़िया के बारे में, जिसे हम लोग इंडियन रोबिन के बारे में जानते हैं। किलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल तथा रुई सब बिछा होता है। देखिए जो किलचड़ी चिड़िया होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है किलचड़ी चिड़िया। अगर आपने देखा होगा तो आप पहचान लीजिए, ये किलचड़ी चिड़िया है। और इसका जो घोंसला होता है नाजुक टहनी से होती है, और उसमें जड़ें होती हैं, और उसमें ऊन होता है, बाल होता है, रुई होता है, और ये सब आपस में क्या होते हैं, बिछा करके अपना जो है कि घोंसला बनाती है। और किलचड़ी चिड़िया जो होती है उसका चोंच जो होता है अंदर से लाल होता है। और किलचड़ी चिड़िया दोस्तों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। ठीक है, वैसे सभी चिड़िया जो है कि कीड़े मकोड़े खाती हैं, लेकिन इसका चोंच जो होता है अंदर से लाल होता है। और इसके घोंसले में नाजुक टहनियां होती हैं, ऊन होते हैं और बाल होते हैं, और रुई वगैरह भी कहीं से पाती है, तो सब बिछा करके अपने घोंसला बनाती है। और गौरैया को दोस्तों तो आप लोग सभी लोग देखे होंगे, गौरैया है, छोटी सी है। और ये गौरैया को आप लोग घरों में ज्यादा देखे होंगे। घर में जहां अलमारी होती है उसके पीछे भी बना लेती है, चाहे ऐनक होता है ऐनक के पीछे भी अपना ये घोंसला बना लेती है। और ये गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी यह घोंसला बना लेती है। और कबूतर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कबूतर क्या करते हैं दोस्तों, मकान में या खंडहर जैसे होते हैं वहां अपने घर बनाते हैं, और घरों में भी सबसे ज्यादा आपको मिलते होंगे कबूतर। तो इस तरह के जो है कि इन लोगों का घर बनाने का जो कि क्रम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला जो है कि कुछ पक्षी के बारे में जान लेते हैं। कौवे के बारे में देखते हैं दोस्तों। कौवा अपना घोंसला कैसा बनाता है। कौवा से सभी लोग परिचित होंगे, बहुत ही चालाक होता है। और कौवे के घोंसले में जो है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसे चीजें होती हैं। ये जो अपना घोंसला बनाता है, देखेंगे उसमें तो लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की जो शाखाएं होती है, कुछ मोटी मोटी शाखाओं से अपना घोंसला बनाता है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऊंची डाल कहेगा दोस्तों, ऊंची डाल, अगर ऊंची डाल कहता है तो ऊंची डाल पे जो घोंसला बनाता है वो बनाता है कौवा। और सबसे ऊंचा पेड़ पे कहेगा तो वो बनाता है दोस्तों चील। तो इस तरह का जो है कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कोयल। कोयल जो है कि अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेती है।
और कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। देखिए कोयल जो है कि दोस्तों बहुत ही चालाक है, जितनी इसकी आवाज सुरीली है वो इतना चालाक भी है। अब देखिए ये क्या करती है, कौवा इतना चालाक होता है लेकिन उसके घोंसले में जाकर के ये अंडा दे देती है और ये दोनों लोग सेम लगते हैं। इसी प्रकार इनके अंडे जो सेता है, हो सकता है कोयल क्या करती है, कभी कभी कौवे के अंडों को बाहर निकाल के फेंक देती है और वहां क्या करती है, अपने अंडे दे देती है या रख देती है, और कौवा अपना अंडा समझ करके क्या करता है, उसके अंडे को से देता है। जब बच्चे निकलते हैं तो सेम एक जैसे दिखते हैं और बाकी सब बड़े होके उड़ जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों दर्जन चिड़िया के बारे में। जैसा कि दोस्तों दर्जन, जिस प्रकार दर्जन कपड़े सिलता है उसी प्रकार ये दर्जन चिड़िया दोस्तों पत्ते को सील करके, यानी अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। यानी पत्ते को सील करके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पत्ता है, पत्ते को सील करके और यहाँ जो एक प्रकार का घोंसला बना देती है और इसमें अंडे का देने का जो कार्य करती है वो दर्जन चिड़िया करती है। और इधर देखेंगे दोस्तों बसंत गौरी है, और बसंत गौरी क्या करती है, गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहती है और पेड़ में तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। और दोस्तों हम लोग को पता है कि जितने सारे पक्षी होते हैं वो जो घोंसला बनाते हैं उस घोंसले को केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। यह है दोस्तों शक्कर खोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली पे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए ये जो शक्कर खोरा है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ की जो लटकती हुई टहनियां होती हैं उस पे अपना घोंसला बनाने का कार्य करता है, वो करता है शक्कर खोरा। और ये लटकता हुआ झूला झूला जैसे अपना घर लटकते हुए टहनियों पे अपना घोंसला बनाता है, और वो घोंसला भी क्या होता है, लटकता हुआ होता है। और इसके घोंसले में क्या होता है, बाल होता है, बारीक घास होती है, पतली पतली टहनियां होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होते हैं, पेड़ के छाल के टुकड़े होते हैं, और मकड़ी के जाले और कपड़े को चीथड़े भी प्रयोग करते हैं। पूछा जाता है कपड़े के चीथड़ों वगैरह का प्रयोग करके अपना घोंसला कौन बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों शक्कर खोरा, ठीक है। और ये शक्कर खोरा पक्षी दोस्तों जो टहनियां है, जैसे इस तरह की कोई टहनी लटकी हुई है तो उस पर अपना घोंसला बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं नर बीबर पक्षी के बारे में। नर बीबर पक्षी के बारे में भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे नर बीबर पक्षी कैसे अपना घोंसला बनाते हैं। इसके पीछे जो है कि आपने देखा ही था कौन से पक्षी कैसे घोंसले बनाते हैं। अब अगला टॉपिक है नर बीबर पक्षी। देखिए ये क्या करते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं। और मादा बीबर जो पक्षी होती है, यानी बीबर में दो होते हैं, एक नर पक्षी और एक मादा पक्षी। तो जो नर बीबर पक्षी होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जितने नर बीबर होते हैं वो सभी अपने अपने अलग अलग जो घोंसला बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लटकता हुआ झूले जैसे इनका घर होता है, और ये सभी जो बनाते हैं सभी नर पक्षी बनाते हैं, कोई मादा इसमें जो है कि घर नहीं बनाती है। फिर जो मादा बीबर होती है, मादा बीबर क्या करती है, नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उनमें अंडे देती है। यानी दोस्तों जो ये नर होते हैं अपने औरत के लिए ही कह लीजिए एक सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, और मादा बीबर इन सभी घरों में घूमकर देखती है, और जो घर उसको पसंद आता है उसी घर में जाती है और अंडे दे देती है, ठीक है। और पक्षी केवल जो होते हैं दोस्तों अंडे देने के लिए ही घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। यानी दोस्तों जितने सारे पक्षी हैं वो रहने के लिए नहीं बनाते हैं अपना घोंसला। जैसे हम लोगों को लगता है कि पक्षी जो होते हैं अपना रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पक्षी जो होते हैं अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, बाकी सब जैसे ही अंडों से बच्चे निकल जाते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है, छोड़ करके उड़ जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो हमने कुछ जानवर के दांत के बारे में हम लोग देखेंगे कि दांत जो है कि कैसे होते हैं और दांत किस काम आते हैं। जैसा कि यहाँ देखेंगे गाय, ठीक है। अगर गाय के बारे में देखेंगे तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए, जिसे कृंतक दांत भी आप कह सकते हैं। जैसे हम लोगों में दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। उसी प्रकार ये जो गाय होती है दोस्तों, गाय के आगे के जो दांत होते हैं थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, और ये क्या करते हैं, पत्तों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और घास को चबाने के लिए जो उसके दांत होते हैं चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। जो पीछे की तरफ होते हैं वो चबाने के लिए होते हैं और चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। अगर बिल्ली की बात किया जाए दोस्तों, तो बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आता है। तो पूछा जाता है दोस्तों जो नुकीले दांत होते हैं किसके काम आते हैं, तो मांस जो होता है दोस्तों, मांस को काटने और फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिल्ली का कुछ दांत ऐसे ही होता है जैसा कि इमेज में आपको बिल्ली का दांत दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सर्प के बारे में जानते हैं और चूहे के दांतों के बारे में जानते हैं, इनका दांत जो है कि कैसे बनावट होता है। अगर इधर सर्प की बात किया जाए दोस्तों,
तो सांप के दांत तो होते तो नुकीले हैं, पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निकल जाता। देखिए जो सर्प होते हैं इसके भी दांत होते हैं, लेकिन ये दांत जो है दांत से किसी भी जानवर को खाता नहीं है, दांत से काट करके ये क्या करता है सीधे जो है कि निगलता है। जैसे चूहा को देखेंगे तो चूहा को सीधे या मेढक को वो सीधे निगल देता है और फिर अंदर जाकर के पचाता है, न कि उसको चबाता है। ठीक है, उसके दांत जो है डंक मारने के काम आते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। देखिए अगर ये जो गिलहरी है दोस्तों, अगर गिलहरी अपने देखते हैं कभी भी कोई भी वस्तु को पा करके हमेशा काटती रहती है यानी कुतरती रहती है, अगर ये ऐसा यह न करे तो इसके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे और दांत बढ़ते बढ़ते निचले वाले हिस्से या ऊपरे वाले हिस्से में इसका दांत जो है कि धंस जाएगा और इसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए अपने दांत को हमेशा कुतरते रहते हैं और इनका दांत लगातार बढ़ता रहता है। तो पूछ सकता है कि कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो है दोस्तों गिलहरी। अब आगे चलते हैं, यहां देखते हैं दोस्तों गंदा पानी जो होता है दोस्तों पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। ठीक है, जो गंदा पानी अगर हम लोग पिएंगे, जैसे नदी या नाली का अगर मान लो पानी पीते हैं या कुएं का पानी इस समय अगर पीते हैं तो उसमें दोस्तों गंदा पानी बहुत सारा चीज मिला होता है, अशुद्धियां मिली होती है, जिससे हमको दस्त और हैजा हो सकता है, उल्टी वगैरह हो सकती है। ठीक है, दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी जो है कि बाहर निकल आता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पानी पीते रहना चाहिए। देखिए जो हमारी बॉडी है दोस्तों, अगर हम लोग को उल्टी या दस्त होती है तो हम लोग जल्दी जो है कि सुस्त पड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉल जो होते हैं हमारे शरीर से वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो दोस्तों जब हम लोग को क्या होता है, जब उल्टी होती है या दस्त होती है तो हमारे शरीर से ज्यादा पानी निकल जाते हैं, तो उस पानी को पीने पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉल एक पाउडर पीते हैं आप लोग, या ORS का घोल दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ORS और इलेक्ट्रॉल पाउडर नहीं होता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको नींबू, चीनी और पानी मिला करके पी लेना चाहिए, जो कि आपको ग्लूकोज का काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे कर्नाटक जो गांव है दोस्तों, ये कर्नाटक में एक गांव है जो कि होलगुंडी गांव के बारे में बात किया गया है। तो कभी कभी पूछता है कि होलगुंडी गांव कहाँ है, तो ये होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बड़ों के साथ जो है कि बच्चों की एक पंचायत हुआ करती है। इस गांव में जो है एक कहानी है, पूरा उस कहानी को पढ़ेंगे तो उस कहानी में क्या किया जाता था कि एक गांव में एक पंचायत होती है और उस पंचायत में बड़ों के साथ जो है कि छोटों को भी शामिल किया जाता है और वो कहलाता था भीमा संघ। ठीक है, और ये जो है कि कर्नाटक में था। एक नलमड़ा जो है दोस्तों गांव कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और एक बाजरा गांव पूछा जाता है दोस्तों, तो बाजरा गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इस तरह के ऑप्शन या मैच करके दिया जा सकता है कि बताइए ये जो है कि कहाँ कहाँ है, सही मैच करिए। तो ये जो है कि आपको आना चाहिए, तभी जो है कि आप कर सकते हैं। और ये बड़ों के साथ जो है कि बच्चों की जो पंचायत है वो भीमा संघ कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये जितने सारे प्रश्न जो वन लीनियर आपको दिखते हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी से ही पढ़ करके पूरा वन लीनियर जो है कि इसको बनाया गया। पूरी जो कहानी है और प्रीवियस ईयर के जैसे प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं सभी को शामिल करके वन लीनियर बनाया गया, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और रिवीजन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप दोस्तों वीडियो को देख ही रहे हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी सब अगर आप CDP की भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या दोस्तों आप जब ये वीडियो खत्म होगा तो एंड स्क्रीन में भी आएगा, जा करके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं, ये घास की जड़ें, घास आपने देखा होगा जो आपके फील्ड में या कहीं भी जम जाती है, तो ये जो है कि बहुत मजबूत होती है और इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। देखिए जो जड़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई घास है दोस्तों, ठीक है, अगर मान लो ये घास है तो घास की जो जड़ें होती हैं नीचे तक गई होती हैं, और अगर आप चाहें कि उखाड़ करके चाहे आसानी से इसको खत्म कर दें तो खत्म नहीं होती है जब तक आप उसको खुरपी से निकालेंगे नहीं। जैसे कि फील्ड में ही घास है, अगर हाथ से आप उखाड़ करके उसको अलग कर देंगे 4 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर जो है कि घास जो है कि उग जाती है, यानी वो बहुत ही मजबूत, उसकी जड़ नजदीक नीचे तक गई होती है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर ही फैला हुआ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और देखेंगे दोस्तों मूली, चुकंदर, गाजर आदि क्या है, जड़ें हैं। पूछा जाता है कि जड़ कौन सी है, तो मूली, चुकंदर और गाजर। ठीक है, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए जो है कि इसको बता दिया जाता है यहाँ पे। बाकी सब ऐसे फसलों को आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। जैसा कि दोस्तों बरगद जो है, अगर ये बरगद मैं बना दूं तो बरगद के देखेंगे इस तरह की जो लटकनें होती हैं और वो जमीन तक आती हैं, कभी कभी जो बहुत मोटी शाखाएं भी हो जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो लटकनें हैं इसकी बरगद की,
इस लटकन से हम लोग जो दोस्तों बचपन में अगर हम लोग के गांव में हुआ करता था तो हम लोग उससे पकड़ करके झूला झूलते थे, और ये बहुत मजबूत भी होती है, और ये क्या करती है, तने का कार्य करती है, और इसे जो सहारा मिलता है, बरगद जो है, बरगद को सहारा देती है, इसे सहारा देने वाली तना भी कहते हैं, और ये नजदीक एकदम नीचे तक जा करके पौधों को सहारा देती है, और ये हमेशा बढ़ते रहते हैं और जमीन के अंदर चली जाती है। एक दोस्तों मैं एक रिश्तेदारी में जा रहा था तो वहां पे एक बरगद का पेड़ मैंने देखा, और बरगद का पेड़ नहर के किनारे था, और इतनी मोटी जो है कि ऊपर की लटकने जा करके नीचे जमीन में गड़ी हुई थी, यानी उससे सहारा दे रही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सहारा देती है। अब आगे चलते हैं। ये रेगिस्तानी ओक जो है दोस्तों, इससे तो खूब प्रश्न पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, और ये कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, इससे क्या होता है, ये सारा जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान जो है वहाँ ओक वृक्ष पाया जाता है, और ये इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट ही होती है, और पत्तियां बहुत ही कम होती है, इसमें पत्ती बहुत कम होती है, और इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट गहराई तक जाती हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न आपसे पूछता है कि कहाँ पाया जाता है और कितना फुट जो है कि अंदर ऊंचाई होती है और कितना जड़ें इसके अंदर जाती हैं, यही पूछा जाता है। और जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए तो उसकी जड़ें जो है कि नीचे जाती रहती हैं, और जब तक पानी को न भेंट ले तब तक जो है कि नीचे तक जाती रहती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पाइप डाल करके निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रेगिस्तानी ओक वृक्ष है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 10 से 12 फीट होती है, और इसकी जो जड़ें होती हैं नीचे एकदम 200 से 300 फीट नीचे जाती है, जब तक कि पानी से मुलाकात न हो जाए। और जब कभी इस इलाके में, रेगिस्तानी इलाका, तो जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसकी जड़ों में पतली सी पाइप डालते हैं और उसको मुंह से खींच करके इस पानी को पी लेते हैं। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी ओक वृक्ष बहुत ही उपयोगी होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब बिहू के त्योहार के बारे में दोस्तों जानते हैं। बिहू का त्योहार अगर दोस्तों देखा जाए तो ये 14 से 15 जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। जैसे हम लोग खिचड़ी मनाते हैं दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में जो है, जैसे हम लोग खिचड़ी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह राज्यों में 14 जनवरी को खिचड़ी या मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और जब हम लोग की क्या होती है, फसल कट वगैरह जाती है, तब जो है कि हम लोग इसको मनाते हैं। उसी प्रकार बिहू त्योहार जो है दोस्तों, ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, असम में। और इसके बारे में जो जानकारियां हैं ये निम्न है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। बिहू त्योहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। जब चावल की नई फसल कट जाती है तब जो है कि इसको बिहू त्योहार को मनाया जाता है। और उस समय दोस्तों एक भेला घर बनाया जाता है, और भेला घर होता कैसा है, घास और बांस का होता है। यहाँ देखेंगे इसमें जो कि बांस के टहनियां लगी होती हैं, और इसको जो है कि किससे बनाते हैं, घास के ऊपर रख करके एक भेला घर बनाया जाता है, और वो असम में बनाया जाता है। और उसी दिन में जब उरुका बोलते हैं हम लोग, उरुका, तो बिहू से पिछले दिन का शाम, मतलब कल जो है कि हमको अगले दिन जो है कि बिहू का त्योहार मनाना है, तो पिछले वाले दिन को हम लोग कहते हैं उरुका। ठीक है, एक दिन पीछे को उरुका बोला जाता है। अब बोरा व चेवा चावल जो है वहां असम में ही होता है, और चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। बोरा व चेवा जो है ये चावल की 2 प्रकार की किस्में हैं, इसे अगर वहां पकाते हैं तो ये चावल जो है कि चिपचिपा हो जाता है। तो चेवा चावल या बोरा चावल, ये याद रखेंगे, असम में पाया जाता है। आखिर चेवा चावल जो है दोस्तों, इस बनता कैसे है, तो इस ताव यानी कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा इसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए करते क्या है, जो कढ़ाई होती है वो आग में रखते हैं, फिर पानी उबालते हैं और भीगा हुआ जो चावल होता है, चावल को भिगो करके कढ़ाई में उसको रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसे केले की पत्ती से ढक देते हैं, और फिर जो है कुछ देर बाद चेवा चावल बन के तैयार हो जाता है, और चेवा चावल चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, एक प्रकार की पाव रोटी जैसी होती है, पीठा होता है, और यह जो है कि दोस्तों कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है असम में। ठीक है, और पीठा होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो पीठा होता है दोस्तों, ये बना हुआ होता है केक का, और जो भारत के
असम में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। मैं भी दोस्तों पश्चिम बंगाल रहा हूँ साल भर, तो वहां पे जो मैं हम लोग चाय पीते थे तो दुकान पे एक प्रकार का इसी तरह छोटा सा लगता था कि देसी भाषा में देसी बनाया हुआ है, और उस वो पाव रोटी जैसा केक जैसा लगता था, और उसी से पेठा कहा जाता था और बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। जैसे हम लोग केक वगैरह खाते हैं बर्थडे पे, उसी प्रकार का केक हुआ करता, छोटा छोटा पीस में बनाया जाता था, और वो जो कि चाय के साथ वहां खाया जाता था। और ये पूर्वी में यानी असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। और बिहू की त्योहार में जो औरतें होती है दोस्तों, उस दिन क्या करती हैं, पीले रंग के कपड़े पहनती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लगभग पीले कलर की कपड़े पहनती हैं, और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनते हैं। ठीक है, औरतें जो होती हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनती है। जैसे लड़कियां देख रहे हैं, ये मेखला चादर है, इसको जो पहनती हैं कौन, लड़कियां। और भात सुक्तो जो होता है दोस्तों, चावल और रस्से वाली जो सब्जी है एक साथ खाते हैं, तो उसे हम लोग भात सुक्तो कहते हैं। तो याद रखेंगे भात सुक्तो क्या होता है, चावल और रसेदार सब्जी। ठीक है दोस्तों, ये जो वन लिनियर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर एक एनसीईआरटी उठा के अगर आप किताबें पढ़ने लगेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। अगर इस तरह दोस्तों हम लोग वन लिनियर पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप प्रश्न देखेंगे पिछले सालों का उठा करके या मॉडल पेपर ही उठा कर देखेंगे, तो यहाँ से जो कि प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व होता है। अब चलते हैं मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील जो है दोस्तों, ये खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूलों में, जिसे अब पीएम पोषण योजना के तहत इसको शामिल कर दिया गया। अब इसे पीएम पोषण कह दिया गया। ठीक है, तो पहले जो हुआ करता था दोस्तों, जब हम लोग पढ़ा करते थे 1, 2, 3 में, तो हम लोगों को दोस्तों चावल और गेहूं मिला करता था राशन के कोटे से, 2.5 किलो या 5 किलो समथिंग इस तरह का मिला करता था। और उसी राशन को काट करके बच्चों को भरण पोषण के लिए दिया जाता है, जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, जो दोपहर में खाना दिया जाता है। लेकिन अब इसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो हमारे देश में बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ज्यादा ध्यान नहीं लग पाता। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया, जिसमें सुनाया गया कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 के स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। जैसे कि दोस्तों भोजन करने का अधिकार यानी सबके पेट भरे होने चाहिए, ये जो है कि उनका मूल अधिकार है। तो इसका फैसला जो है एक अदालत ने दिया और बोला कि 1 से 8 के जितने बच्चे हैं इनको क्या किया जाएगा, स्कूल में ही गर्मा गर्म खाना बना के दिया जाएगा, और ये इनका अधिकार रहेगा। और इसमें जो है कि आपको गुरुद्वारे में अगर आप जाएंगे तो गुरुद्वारे जो होते हैं दोस्तों, उसमें सभी लोग एक साथ खाना बनाते हैं और खिलाते भी हैं, और गुरुद्वारे में बहुत सेवा भी की जाती है। और जब एक साथ खाना बनाना और खाना जब होता है तो उसी को लंगर कहा जाता है। ठीक है, तो लंगर समझेंगे, गुरुद्वारे में होता है खाना बनाना और खाने की। ठीक है, अब ये पोचमपल्ली भी दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो पोचमपल्ली जिला जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में है, और इस जिले के अधिकतर लोग क्या है, बुनकर है। बुनकर मतलब कपड़े वगैरह बनाते हैं, अतः इसे बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ जो है पोचमपल्ली जिला ये आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ एक साड़ी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, पोचमपल्ली साड़ी। और यहाँ के लोग जितने सारे लोग होते हैं वो बुनकर होते हैं, साड़ियाँ बिनते हैं। और वहाँ की साड़ियाँ जो कि बहुत मशहूर है दोस्तों, और ये जो है कि हाथों से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ जो है हाथों से लूम वगैरह को चलाया जाता है, और बहुत ही सुंदर नक्काशी वाली जो है कि साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसका नाम है पोचमपल्ली। पूछा जाता है पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, तो पोचमपल्ली साड़ियाँ आंध्र प्रदेश जिले में बनाई जाती हैं, सॉरी आंध्र प्रदेश स्टेट में बनाई जाती हैं, और पोचमपल्ली जिला है, और उसी नाम पर दोस्तों साड़ी भी बनती है पोचमपल्ली, और बहुत ही प्रसिद्ध। और देखिए मलयालम में कुछ भाषाएं हैं। ठीक है, और मलयालम में कुछ भाषाएं उसको देखते हैं। जैसे चिट्टप्पन किसको कहा जाता है, तो पिता का जो छोटा भाई होता है, जिससे हम लोग चाचा कहते हैं। ठीक है, हम लोग चाचा कहते हैं, लेकिन अगर मलयालम भाषा में चाचा को चिटियप्पन बोला जाता है। ये याद रखेंगे, एक एक भाषा भी अगर आप सीखते हैं तो बहुत ही है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए शामिल किया गया है छोटे बच्चे उधर भाषाओं की भी थोड़ी मोड़ी जानकारी ले पाए। कुजम्मा किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी चाची को। अगर इनकी पत्नी होंगी तो हमारी क्या कहलाएगी, चाची कहलाएगी, और चाची को मलयालम भाषा में कुंजम्मा बोला जाता है। ठीक है, और केरल में दोस्तों मसालों का बगीचा, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, और ये बहुत पूछा जाता है। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। अब अबू धाबी में भी दोस्तों कुछ चीजें पाई जाती है, उसको भी देख लेते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी में दोस्तों केवल खजूर के पेड़ ज्यादा मिलते हैं,
और वहां भी दोस्तों रेगिस्तानी इलाका होता है और खजूर के पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ रेत के टीले भी दिखाई देते हैं यहाँ पे। और वहां ना बारिश है, न नदियां है, न ही झील है, न ही तालाब है। जमीन के नीचे पानी नहीं है, लेकिन रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। देखिए जितने रेतीली जमीन होती है उसके नीचे तेल होता है। और ये जो है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी में पहाड़ी इलाका और रेतीला इलाका है, उसके नीचे जो है कि पानी तो नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। और यहाँ जो दोस्तों पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता है, लेकिन पानी जो है कि बहुत महंगा है यहाँ पे। उधर देशों से जो है दोस्तों यहाँ पे पानी सप्लाई होता है। और यहाँ जो चलती है मुद्रा जो चलती है दिरहम चलता है। यानी अगर कोई जैसे हम लोग 1 रुपया 2 रुपया कहते हैं तो वहाँ दिरहम चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ दिरहम चलता है। और अबू धाबी में चारों तरफ रेत के टीले दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया जाता है दोस्तों। ये भी असाधारण एक महिला है जो कि ये क्या बनती है, लेफ्टिनेंट कमांडर बनती है नेवी की। और इसमें दोस्तों इनकी महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। तो जब एक बार जो है कि परेड हो रहा था दोस्तों, तो उस परेड की जो है कि पूरी कमान जो संभालने वाली महिला थी वो थी वहीदा प्रिज्म, ठीक है। और ये जो है कि कमान संभाली थी परेड की। धन्ना मंडी अगर गांव पूछा जाए, धन्ना मंडी गांव कहाँ है, ये पड़ता है दोस्तों राजौरी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जब परेड होती है दोस्तों तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड 36 निर्देश देने होते हैं। जब परेड होता है दोस्तों, जब वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया गया तो उसमें बताया गया कि जो टुकड़ियां होती हैं 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड में 36 जो है कि निर्देश दिए जाते हैं और उस निर्देशों का पालन करके परेड करवाया जाता है। और वह भी पूरे सटीक, जैसे दोस्तों 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस पे जब परेड होता है तो उस समय आप देखते होंगे परेड जो है कि कितने सुंदर तरीके से होता है। स्कटपो, ठीक है, स्कीटपो पुल जो है ये लद्दाख का एक गांव है। देखिए पुल अगर नाम सुनेंगे तो हमको लगेगा कि आने जाने के लिए पुल होगा, लेकिन ये जो है कि लद्दाख का एक गांव है जिसका नाम है स्कीटपो पुल, ठीक है। अब लद्दाख में कुछ चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे लद्दाख जो है दोस्तों, माँ को इसमें आमाले कहा जाता है। जैसे हम लोग माँ को माता जी कहते हैं, चाहे माँ कहते हैं, लेकिन अगर वही लद्दाख में चले जाएंगे तो लद्दाख में आमाले कहा जाता है मम्मी को, ठीक है। और पिताजी को आबाले, जैसे हम लोग अब्बू वगैरह भी कहते हैं तो ये आबाले। अगर लद्दाख में बाबा को क्या जाता था, मेमेले। तो अगर आपके दादा होंगे तो आप कहिएगा मेमेले, तो मेमेले कहेंगे तो आपके दादा आपको पीट देंगे, ठीक है। और पिताजी को आबाले कहेंगे और लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका देख लेते हैं। इसके बाद तो ये दोस्तों आपका एनसीईआरटी 3 से 4 तक का एनसीईआरटी 2 वीडियो में आपका पूरा खत्म हो गया। बाकी सब दोस्तों बचा है 5 की एनसीईआरटी, तो 5 की एनसीईआरटी थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको भी 1 या 2 वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों अभी लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक है, उससे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लोग 5वीं तक का यानी 3 से लेकर 5वीं तक का अगर एनसीईआरटी हम लोग खत्म कर देते हैं तो उसका पीडीएफ मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियो के नीचे दे दूंगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अभी आपको दोस्तों ये पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक हम लोग पूरा नोट्स पूरा खत्म नहीं कर देते हैं तब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। और इस तरह की जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।